नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा हिंदी का वीडियो जो है KVSPRT के लिए है। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर पुराने हैं तो मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से विशेषण शब्द का चयन करना है। तो निम्न में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। चर्चा है विशेषण, भौतिक है, औरत है या फिर वेद है। तो बताना है क्या होगा। तो विशेषण शब्द बताना है, कौन सा विशेषण शब्द होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भौतिक यह विशेषण शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, तत् प्लस टीका। तत् टीका में किस संधि का प्रयोग हुआ है। तो बताइए किस संधि का प्रयोग हुआ है। क्या झल संधि है, ष्टुत्व संधि है, ष्टुत्व संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है तत् धन टीका में त का ट हो जाता है तो ष्टुत्व संधि होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की है। एक दो प्रश्न इनमें साहित्य से भी संबंधित मिलेंगे आपको। तो धर्मवीर भारती की जो कृति है उसे पूछा है। तो क्या कनुप्रिया है, कदली है, सन्नाटा है या फिर मंजीर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धर्मवीर भारती की जो रचना है कनुप्रिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्या मूर्धा होता है, तालु होता है, कंठ होता है या फिर ओष्ठ होता है। तो ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मूर्धा होगा। ट ठ ड ढ ढ़ मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि यशोदा का संधि विच्छेद होगा। तो बताना है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यश धन उदा, यश धन दा, य धन सोदा, यशोधन दा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यशधन दा, यशोदा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, गृहीत है या ग्रहित है, त्योहार है या फिर अनुग्रह है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो ग्रहित तो ठीक है, त्योहार और अनुग्रह भी ठीक है। गृहीत ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, गृहीत नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह अशुद्ध है, ग्रहित नहीं गृहीत होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। परीक्षा भवन में कौन सा समास है। तो परीक्षा भवन में समास बताना है। क्या कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या फिर संबंध तत्पुरुष है। तो परीक्षा भवन बताना है। परीक्षा के भवन में कर्ता ने कर्मभू कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो परीक्षा के लिए जो भवन होता है उसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। उपार्जन में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो उपार्जन में उपसर्ग बताना है। तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्या उ का हुआ है, उपा का, उप या फिर उपार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अर्जन में उप उपसर्ग लगता है तो उपार्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ऐतिहासिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऐतिहासिक में प्रत्यय बताना है। क्या इक प्रत्यय है, क प्रत्यय है, सिक प्रत्यय है या फिर आशिक प्रत्यय है। तो बताना है कौन सा प्रत्यय होगा। तो इतिहास जो मूल शब्द है उसमें इक प्रत्यय लगेगा तो ऐतिहासिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऐतिहासिक में इक प्रत्यय ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। मजदूर किस भाषा का शब्द है। बताना है मजदूर किस भाषा का शब्द है। क्या तुर्की भाषा का है, फारसी का है, पुर्तगाली का है या फिर चीनी का है। तो जो मजदूर है यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फारसी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो पुल्लिंग शब्द बताना है। क्या वायु पुल्लिंग है, सूत है, जलन है या फिर अदालत है। तो जो वायु, जलन, अदालत ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनमें से पुल्लिंग सूत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूत। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। मोहन ने सोहन को मिठाइयाँ दी। जो मोहन है वह सोहन को मिठाइयाँ दी। तो इस वाक्य में कारक बताना है। तो कौन सा कारक होगा।
क्या संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा, संबंध होगा या फिर अधिकरण। तो कर्ता ने यानी मोहन ने सोहन को मिठाई दी, तो इसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो यह सोहन को मिठाई देता है, तो संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, पर्यायवाची की दृष्टि से गलत जोड़ा है, तो इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है इसे बताना है। क्या अधर का रदपुट होता है या फिर ओष्ठ, राधा का राधिका व्रजरानी, मित्र का दुश्मन धोखेबाज, पत्ता का स्वर्ण और किसलय। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो इसमें गलत जोड़ा बताना है। तो मित्र का जो होता है वो दुश्मन नहीं होता है, दोस्त होता है, धोखेबाज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 कहता है अर्पित का विलोम शब्द है, तो अर्पित का विलोम शब्द बताना है। क्या अर्पण होगा, अनर्पित होगा, समर्पण होगा या फिर त्याग होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अर्पित का अर्पण तो होगा नहीं, ये तो उसका पर्याय है। इसका विलोम शब्द अनर्पित होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। तो बताना है किस बोली का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। क्या बिहारी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का, पश्चिम हिंदी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है कि तद्भव एवं तत्सम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से जो गलत जोड़ा है उसे बताना है। तो क्या आंवला का आमलक होता है, ग्वाल का गोपाल होता है, कार्तिक का कार्तिक, तीर्थ का यात्रा। तो बताना है इसमें कौन सा जोड़ा गलत है। तो आंवला का आमलक होता है, ये तो सही है। ग्वाल का गोपाल होता है, ये भी सही है। कार्तिक का कार्तिक होता है, लेकिन यात्रा तीर्थ का तीर्थ होता है, यात्रा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, रात्रि के मध्य भाग का समय, उसके लिए एक शब्द है। जो रात्रि का मध्य भाग होता है, रात्रि के मध्य भाग का समय, उसे क्या कहते हैं। निशित कहते हैं, शर्वरी कहते हैं, त्रियामा या फिर मध्यांतर। तो उसे क्या कहते हैं, जो आधी रात्रि का समय होता है उसे निशित कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, वर्ण का अर्थ है। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है, अक्षर होता है, रूप होता है, वैश्य होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो वर्ण का कई अर्थ होता है, अक्षर भी होता है, रूप भी होता है, वैश्य भी होता है, रंग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है, वर्ण का अर्थ है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, अभी ये ऊपर हुआ था 21 नंबर प्रश्न। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी, इस चौपाई में कौन सा रस है। तो बताना है, इसमें रस पूछ रहा है, कौन सा रस है। तो क्या इसमें संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है, हास्य रस है या फिर करुण रस है। इसमें जब रावण सीता जी को हर के लेके जाते हैं, तो राम और लक्ष्मण जंगल में घूम घूम के पूछते रहते हैं, सब जानवरों से, हर पक्षी पशु से सबसे पूछते हैं, तो वहीं का सीन है। तो इसमें बताना है कि कौन सा श्रृंगार है। तो इसमें कोई खुशी वाली बात तो है नहीं कि हास्य रस होगा। इसमें श्रृंगार तो है पर वियोग श्रृंगार है, इसमें काफ़ी वियोग का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वियोग श्रृंगार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23, छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुई है। तो छंद की जो सर्वप्रथम चर्चा हुई है, क्या वह ऋग्वेद में हुई है, यजुर्वेद में हुई है, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऋग्वेद में छंद की सर्वप्रथम चर्चा हुई है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 से खग कुलकुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। तो बताना है खग कुलकुल सा बोल रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है। क्या यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। तो जो खग का कुल है, यहाँ एक बार कुल और रहता है,
बट यहाँ 2 ही बार लिखा है। खग कुल 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 सा बोल रहा है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे यमक अलंकार होगा। एक कुल का अर्थ होता है कि खग का जो पक्षियों का जो पूरा समूह है, उनका पूरा परिवार खानदान वो, और कुल कुल का मतलब उनके मुख से निकलने वाले ध्वनियों को लिया गया है कुलकुलाहट से। तो एक का अर्थ होता है उनका झुंड या समूह, उनके पूरे समूह को, और एक उनके आवाज़ से। तो यहाँ 2 अर्थ निकलता है, खग कुल कुल सा बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो तुल्यता सूचक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है ये बताना है। क्या भूगोल में, गणित में, संस्कृत में, या फिर हिंदी गणित में? तो बताना है भूगोल, हिंदी, संस्कृत, गणित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गणित में प्रयोग होता है तुल्यता संबंधी सूचक चिन्ह। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताना है लेखक और उनकी रचनाओं का जोड़ा गलत है। अमरकांत इन्हीं हथियारों से, नरेश मेहता अरण्या, कमलेश्वर विनायक श्रीकांत मगध। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह मेल गलत है, कमलेश्वर जी की रचना नहीं है, इनकी रचना है कितने पाकिस्तान, तो यह असुमेलित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न है, ब्रज भाषा से मिलती जुलती बोली है। तो ब्रज भाषा से मिलती जुलती बोली कौन सी है? क्या कन्नौजी है, भोजपुरी है, अवधी है, या फिर खड़ी बोली है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कन्नौजी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण बताना है सुंदरता है, कवि है, विद्वान है, या फिर भलाई है? तो कौन सा विशेषण होगा? क्या सुंदरता होगा, कवि होगा, विद्वान होगा, या फिर भलाई? तो इसमें विद्वान विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित है उसे विशेष्य कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या विशेषण विशेष्य कहते हैं, या फिर विशिष्ट कहते हैं। तो उसे विशेषण कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, रश्मि रथी किसकी कृति है? क्या पंडित राज जगन्नाथ जी की है, शिव सिंह जी की है, श्याम सुंदर, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की? तो रश्मि रथी यह रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, कमलेश्वर, या फिर सूर्यवाला? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, किस रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो बताना है किस रचना पर महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या निहार पर, निर्जा पर, यामा पर, या फिर गिल्लू पर? सन 1882 ईस्वी में शायद मिला था यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, मूषम कौन कुटिल खलकामी, यह यहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा अलंकार होगा? क्या श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति है, यमक है, या फिर उपमा है? तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, देव्यागमन किस संधि का उदाहरण है? क्या दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, या फिर गुण संधि? तो देव्यागमन देव का आगमन होगा, क्या होगा, कौन सा सही होगा इसमें ये बताना है संधि। तो यहाँ पे यण संधि होगा, ई का य होता है, ऊ का व होता है, देव का आगमन होगा तब, तो देव्यागमन हो गया है, तो यण संधि होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? क्या अधीर है, अमृतधारा है, अल्पबुद्धि है, या फिर बेखटके है? तो बताना है कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्पबुद्धि किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होता है कि यह अल्पबुद्धि है, तो यह उसके लिए रूढ़ शब्द हो जाता है, इसलिए यहाँ अल्पबुद्धि में बहुव्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है,
कौन सी फिल्म देखी जा रही है, इसमें यह कौन सी फिल्म देखी जा रही है, किस प्रकार का वाच्य है, क्या भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फिल्म देखी जा रही है या फिर इसमें कर्मवाच्य होगा। इसमें फिल्म देखी जा रही है, इसमें कर्म है इसलिए कर्मवाच्य है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी खोजने वाले के लिए एक शब्द। तो जो लोग होते हैं छोटी से छोटी खराबी कमियां खोजते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या निंदक कहते हैं? ये तो निंदा करने वालों को कहते हैं जो बुराई करते हैं। कहा भी गया है कि निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। और छिद्रान्वेषी कहते हैं, समालोचक कहते हैं या फिर चीवर कहते हैं। तो उन्हें छिद्रान्वेषी कहते हैं, जो आपके छोटी छोटी कमियों को खोज के आपको बताते हैं उन्हें छिद्रान्वेषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि के लिए उपयुक्त शब्द है। तो किसी नदी या सागर के तट पर जो भूमि होती है उसे किनारा कहते हैं, टापू कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं या फिर तटवर्ती कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा ऑप्शन से, उसे तटवर्ती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अधः पतन, अधिपतन, आधः पतन, अधोपतन। तो क्या सही होगा? तो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है अधः पतन। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग का क्या अर्थ होता है? अपना दुखड़ा होना, मतैक्य का अभाव, संगठन का अभाव या फिर स्वतंत्र होना। तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग का मतलब होता है मतों का एक न होना या फिर मतैक्य का अभाव, जिसमें मत एक न हो, सब लोग अपनी अपनी बात अपने हिसाब से करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतैक्य का अभाव। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, नम्रता की ऊंचाई का माप नहीं, नम्रता की ऊंचाई का माप नहीं, रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो उसका विलोम क्या होगा? नम्रता का अभिमान होगा, घमंड होगा, ईर्ष्या होगा या फिर बैर होगा। तो नम्रता का विलोम अभिमान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जानवी होता है, भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होता है, बाकी भागीरथी, जानवी, यामिनी यह गंगा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो इनमें से तद्भव शब्द बताना है कौन सा है? आधा है, कूप है, विद्या है या फिर व्योम है। तो ये तीन तो बी सी डी तो तत्सम शब्द हैं, लेकिन आधा जो है यह तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, तद्भव तत्सम का कौन सा जोड़ा सही है? तो बताना है तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा सही है। सप्त का सात होता है, सर्प का नाग होता है, सूर्य का आदित्य या फिर पक्षी का परिंदा। तो सप्त का सात तो होता है, सर्प का नाग नहीं होता, सर्प का सांप होता है, सर्प का नाग ये उसका पर्यायवाची हो जाएगा, सूर्य का आदित्य ये भी इसका पर्याय है, पक्षी का परिंदा ये भी इसका पर्यायवाची शब्द ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सप्त का सात ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19, व्यास में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो व्यास में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, फिर आश प्रत्यय है। तो इसमें से लग ही रहा है कि आश प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? क्या वी है, प्रति है, नी है या फिर उ है? तो जो शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं उन्हें। तो इसमें से बताना है कि उपसर्ग कौन से हैं। क्या प्रत्युपकार में प्रति है, प्रतिदिन में भी प्रति है और प्रत्युपदेश में भी प्रति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रति
उपसर्ग तीनों शब्दों में लगे हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा वर्ण घूस नहीं है? तो घूस वर्ण कौन सा नहीं है ये बताना है। क्या र है, ल है, ट है या फिर ड है? तो घूस वर्ण नहीं है जो वह ट है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में एक छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो बताना है कि हिंदी शब्दकोश में जो अपनी देवनागरी लिपि है इसके हिसाब से बताना है। तो क्या उसके पहले क आता है, छ आता है, त्र आता है या फिर ज्ञ आता है? तो जो कि आपको पता है कि ये क और स से मिलके बना है, तो इसमें क आता है इसके पहले, इसके बाद छ बनता है, तो क आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, पाप पातक किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? पाप पातक किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? क्या अग्रिम का है, अध का है, अघट का है या फिर अचर का है? तो यह अघ का होगा अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।